हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चौधरी सलमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सल्फाई। उम्मीद है कि आपको हमारे जो प्रीवियस लेक्चर थे रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ लेक्चर इन फिजिक्स एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशंस जो हैं वो पसंद आए होंगे। तो उसी का हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन आपको नोटिफाई हो सके और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेंट्रल फोर्स इज। ये कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में एंगुलर मोमेंटम होगा किसी पार्टिकल का, वो क्या होगा। तो ऑप्शंस आर ए इन्फिनिटी, बी नेगेटिव, सी जीरो, डी कांस्टेंट। तो सेंट्रल फोर्स जो है उसके इन्फ्लुएंस में मैं आपको बताऊं कि जो टॉर्क होता है किसी बॉडी का वो जीरो होता है। अगर सेंट्रल फोर्स सेंटर ऑफ द एक्सिस में से पास हो रही हो तो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, टॉर्क जो है वो जीरो होता है। और अगर टॉर्क जीरो हो किसी बॉडी का तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो कांस्टेंट होगा। सो ऑप्शन डी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल फोर्स विल रिमेन कांस्टेंट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज transverse component of the central force acting on a particle to keep it moving along a path is। option A mv square upon r, option B mv square r, option C 0, option D none of these। ये कह रहा है कि ट्रांसफर कंपोनेंट सेंट्रल फोर्स का जो है जब वो किसी पार्टिकल पर लग रही है तो फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस फोर्स का जो है सेंट्रल ट्रांसफर कंपोनेंट क्या होगा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, एम वी स्क्वायर आर होगा, ज़ीरो होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि ये जो वेलोसिटी होता है उसका कोई भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता। तो अगर वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होता तो सेंट्रल फोर्स की कोई भी जो है वैल्यू नहीं होगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो होगा वो ज़ीरो निकलेगा। सो ऑप्शन सी, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, सो ऑप्शन सी इज ज़ीरो इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज law of inertia can be defined in A accelerated system, B non accelerated system, D both A and B and D जो है वो none of these है। तो मैं आपको बताऊं कि न्यूटन के जो लॉज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम में ही वैलिड होते हैं, ये एक्सेलरेटेड सिस्टम में नहीं वैलिड होते। तो नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम में न्यूटन के लॉ वैलिड हैं, तो हम लोग कैसा लॉ ऑफ इनर्शिया कैन बी डिफाइन इन नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, नॉन एक्सेलरेटेड सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है या पार्टिकल वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ऑप्शन ए इंक्रीज हो रही होगी, ऑप्शन बी रिमेन सेम, ऑप्शन सी डिक्रीज हो रही होगी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि एक तो उसकी स्पीड में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही और उसका मास जो है वो भी सेम है। तो अगर मास और स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रही और इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो सर्कुलर पाथ में अगर वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को देखेंगे तो सेम होगी। तो उसकी स्पीड में भी कोई चेंजिंग ना आने की वजह से और मास भी सेम रहने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ रेन ड्रॉप टू रिड्यूस इट्स स्पीड। ये कह रहा है कि जब बारिश हो रही है या रेन ड्रॉप जो है ऊपर से नीचे गिरता है ज़मीन की तरफ तो उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए किस किस्म की फोर्स जो है उस रेन ड्रॉप पर लग रही है। नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर बी फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड डी नन ऑफ दिस। अच्छा, रेन ड्रॉप जो है वो ऊपर बादलों से ज़मीन की तरफ गिरता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि ज़मीन पर जो है ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है और ऊपर से जो बॉडी आ रही होती है तो वो लगातार अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करती जा रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं होगा। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, एयर की रेजिस्टेंस जो है वो लाजमी उस रेन ड्रॉप पर लगी। जब रेन ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो उसको अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगी, एज अ रिजल्ट जो है उसकी स्पीड रिड्यूस होगी। तो एयर रेजिस्टेंस कह लें या एयर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगेगी। तो ऑप्शन बी फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ इट्स स्पीड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज the branch of heat relating to the measurement of temperature of a body is called
ये कह रहा है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेयर करने के लिए हीट की कौन सी ब्रांच जो है वो होगी, तो उसका नाम क्या होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट ब्रांच। ऑप्शन ए थर्मोमेट्री, ऑप्शन बी फोटोमेट्री, ऑप्शन सी लिप्सोमेट्री, ऑप्शन डी कैलोरीमेट्री। तो ये जो है फोटोमेट्री तो नहीं होगा, लिप्सोमेट्री भी नहीं होगा, थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री में से एक होगा। तो फिजिक्स की वो वाली ब्रांच जो हीट से रिलेटेड और उसका काम जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेयर करना हो उसे कैलोरीमेट्री कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, कैलोरीमेट्री। Next MCQ is, which type of ideal gas will have the largest value for Cp minus Cv? A specific heat at constant pressure minus a specific heat at constant volume जो है इनकी जो वैल्यू होगी वो आइडियल गैस में सबसे ज़्यादा किस में होगी। तो कौन सी आइडियल गैस में होगी, मोनोटॉमिक में, डायटॉमिक में, पॉलीएटॉमिक में, या सब में जो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो Cp माइनस Cv की जो वैल्यू आती है वो आती है R मोलर गैस कांस्टेंट जो है जिसकी वैल्यू, तो वो एक कांस्टेंट है। इसका कोई भी किसी भी किस्म की आइडियल गैस हो, चाहे वो मोनोटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, पॉलीएटॉमिक हो, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सेम होगी। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इसकी वैल्यू सेम वैल्यू होगी फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, what would be the most likely value for Ct, the molar heat specific capacity at constant temperature। ये कह रहे हैं constant temperature पर molar heat capacity की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी constant temperature पर। तो ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 0 इज स्मॉलर देन Ct एंड Ct इज स्मॉलर देन Cv, इससे कि ऑप्शन सी है Cv स्मॉलर देन Ct स्मॉलर देन Cp, और इससे ऑप्शन डी है Ct इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर हम लोग जो है वो स्पेसिफिक हीट का फार्मूला देखें तो वो होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर कोई नहीं है, क्योंकि ये ऊपर इसने बताया व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली वैल्यू फॉर Ct, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो बता रहे हैं इस एमसीक्यू में। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा टी की वैल्यू 0, तो अगर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू में रखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो तो उसका रिजल्ट जो आता है वो इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है ये है कि Ct जो है उसकी वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है वो इन्फिनिटी आएगी। सो ऑप्शन डी Ct इज इक्वल टू इन्फिनिटी, डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार और रिपीट करता हूँ, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। एमसीक्यूज में इसने कांस्टेंट टेम्परेचर का है तो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो डेल्टा क्यू ओवर 0 जो है इसका वैल्यू जो आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो इन्फिनिटी उसका रिजल्ट आएगा हीट कैपेसिटी का। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द एंट्रोपी चेंज 0। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी का जो चेंज है वो 0 आएगा। ऑप्शन ए आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए, ऑप्शन बी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ऑप्शन सी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एंड ऑप्शन डी आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में ना हीट गेन होती है ना लॉस होती है। अगर हीट ना गेन हो रही है ना लॉस हो रही है तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन द एडियाबैटिक प्रोसेस द एंट्रोपी चेंज 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी न्यूटन सेकंड पर मीटर, ऑप्शन डी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर। तो ऐसा यूनिट में ये जो डाइन है ये तो ऐसा यूनिट नहीं है, सो ऑप्शन बी और डी तो पहले ही निकल जाएंगे। ऑप्शन ए और सी हमारे पास बच रहा है, तो इनमें से जो है वो ए हमारा ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो ऐसा यूनिट है, या ये पास्कल सेकंड भी बनता है, क्योंकि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो है ये पास्कल बनेगा और मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो पास्कल सेकंड कह लें या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। सो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द zeroth law of thermodynamics helps us to define the term। ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी वॉल्यूम, एंड ऑप्शन डी डेंसिटी। ये कह रहा है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कौन से टर्म को डिफाइन करने में हमें हेल्प आउट होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये जो है ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है, कि दो बॉडीज़ का जो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, तो उनके दरमियान में टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनामिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन ए कांस्टेंट होगा, ऑप्शन बी रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी प्रेशर +1/2 रो वी जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन डी
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ मास, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 और 6 में जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड है। तो चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास फर्स्ट ईयर सिंटेक्स बुक बोर्ड, और इससे फेडरल और पंजाब की बुक्स में भी हमारे पास दिया जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास का जो है वो लॉ बताया गया है, विच इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय द एरिया मल्टीप्लाई द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है कंजर्वेशन ऑफ मास में। क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी किस्म का मास जो है वो ऐड नहीं हो रहा है और ना ही वो इमिट आउट हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन बी, this is the formula to express the conservation of mass in fluid dynamics, rho av is equal to constant। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द क्वेश्चन ऑफ द कंटिन्यूटी रिक्वायर्स दैट द टोटल मास विद इन सर्टेन वॉल्यूम मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये उसी क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन में ये रिक्वायर्स होता है कि जो टोटल मास है विद इन सर्टेन वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहना चाहिए इफ़ देयर आर, कांस्टेंट कैसे रहेगा उसकी वजह पूछ रहा है। ऑप्शन ए सोर्स और सिंक्स, अगर उसमें सोर्स और सिंक्स होंगे तो मास कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी नो सोर्स एंड सिंक्स, अगर सोर्स और सिंक्स नहीं होंगे तो मास कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी सोर्स ओनली होने चाहिए, सिंक्स ओनली होने चाहिए। अच्छा, सोर्स और सिंक्स जो है ये एक तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर सोर्स और सिंक्स का सोर्स का मतलब ये है कि कोई नया फ्लूइड जो है वो उस स्ट्रीम में ऐड ना हो जहाँ से पानी जा रहा है, और सिंक का मतलब ये है कि उस स्ट्रीम में से पानी जो है वो इमिट आउट ना हो, कोई निकाले ना या रिमूव ना करे वाटर को। तो अगर कोई भी सोर्स और सिंक ना हो तो वॉल्यूम में जो टोटल मास होगा फ्लूइड का वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, यही हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है। सो ऑप्शन बी is correct that the total mass within certain volume must remains constant is if there are no source and no sink in the stream. So option B is correct option. Next MCQ is, if the length is L and total force acting on it is F, then surface tension is given as, ये कह रहा है कि लेंथ को L से डिनोट करें और टोटल फोर्स जो उस लेंथ पर लग रही है उसको F से डिनोट करें, तो सरफेस टेंशन को किस तरीके से लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए F क्रॉस L, ऑप्शन बी F डॉट L, ऑप्शन सी F डिवाइडेड बाय L, और ऑप्शन डी L डिवाइडेड बाय लेंथ पर यूनिट फोर्स। तो इसका जो है वो ऑप्शन सी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग सरफेस टेंशन को डिफाइन करने फोर्स पर यूनिट लेंथ की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका यूनिट भी इसी तरीके से न्यूटन पर मीटर होता है सरफेस टेंशन का, वो भी याद रखना है, और इसका फार्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ये क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी था कि पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो क्या होगी। तो अगर हमारे पास कोई मास स्प्रिंग सिस्टम हो तो उसके अंदर दो किस्म की एनर्जीज होती हैं। टोटल एनर्जी का होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, और जबकि पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 के एक्स स्क्वायर के होगी। के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, द रिफ्लेक्टेड रेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कह रहा है कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही हूँ, ऐसा कब होगा? व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर में होंगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी। ऑप्शन बी, डेंसर से रेयर की तरफ होंगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होंगी, या एयर टू वैक्यूम में होगी। एयर टू वैक्यूम का मतलब यही है कि डेंसर से रेयर में वो जो है वो मूव करें। इस तरीके से ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। तो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि व्हेन एवर लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंज इट्स डायरेक्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इसकी डायरेक्शन जो है वो दो किस्म से चेंज हो सकती है, एक तो या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दें टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अवे द नॉर्मल। तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है, और अगर हमारे पास जो है वो लाइट वेव्स जो कोई भी वेव जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करे, इंटर करे, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, इफ लाइट इज इंटर्स फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम इट ऑलवेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if the particle of liquid which pass through a certain point do not follow the same path as that followed by the particles that passed the same point previously is said to have। ये कह रहा है कि लिक्विड का एक पार्टिकल जो है वो एक पाथ को फॉलो नहीं करता है उस पाथ को जहाँ से पहले गुजरने वाले जो पार्टिकल थे वो फॉलो कर रहे थे। यानी कि बाकी सारे पार्टिकल्स ने फॉलो कर लिया, लेकिन बाद में एक पार्टिकल आता है वो उस पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, उसके फ्लो को क्या कहेंगे? ए है स्टेडी फ्लो कहेंगे, ऑप्शन बी है नॉन स्टेडी फ्लो और ऑप्शन फ्लो, और ऑप्शन सी जो है टर्बुलेंट फ्लो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
अच्छा, स्टेडी फ्लो का मतलब जो है वो है कि अगर सारे पार्टिकल्स की जो है वो वेलोसिटी सेम है तो हम लोग कहेंगे इनके जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है। और इस तरीके से अगर उनकी वेलोसिटी जो सारे पार्टिकल्स की सेम नहीं है तो नॉन स्टेडी फ्लो। यहाँ पर वो वेलोसिटी का नहीं पूछ रहा, बेसिकली उसके पाथ का, डायरेक्शंस का पूछ रहा है कि वो उस पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो पाथ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो रूल्स होते हैं, एक तो होते हैं लेमिनार फ्लो और दूसरा जो है टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर सारे पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करें तो उसे लेमिनार फ्लो कहा जाता है, और अगर उनमें से कोई पार्टिकल जो है वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करते तो उसे हम लोग जो है वो टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने यही कहा है कि एक पार्टिकल जो है उस पाथ को फॉलो नहीं करता जहाँ से पहले गुजरने वाले पार्टिकल जो है वो गुजर के गए हैं, तो उससे उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। और इसी तरीके से जो पाथ होता है, लगे हाथ में आपको बता दूं कि लिक्विड का या ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो पाथ होता है उस पाथ को हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल के पाथ को आप जो है ट्राजेक्ट्री कहते हैं, इसी तरीके से जो है वो इनके पाथ को जो है लिक्विड के पाथ को आप स्ट्रीम लाइन कहते हैं। और अगर कोई पार्टिकल स्ट्रीम लाइन को फॉलो नहीं करता तो वो टर्बुलेंट फ्लो में होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज On reflection from a fixed end, a transverse wave undergoes a phase change of dash degrees. ये कह रहा है कि एक फिक्स एंड से अगर कोई ट्रांसफर वेव जो है वो फेज चेंज करती है तो वो कितनी डिग्री पर चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, आपने उसका एक एंड जो है वो फिक्स कर दिया किसी दीवार के साथ, और दूसरे एंड से जो है आप उसमें ट्रांसफर वेव जनरेट कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड एंड है जो आपने दीवार के साथ फिक्स्ड किया है, वहाँ से जब रस्सी अपनी वेव को फेज को चेंज करेगी तो किस एंगल पर करेगी, तो वो 180 डिग्री पर एग्जैक्टली करेगी। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, द फेज चेंज विल बी 180 डिग्री। नेक्स्ट एमसीक्यू इज radius of the curvature of the path of a particle in magnetic field can be increased by option A by increasing velocity, option D by decreasing velocity, option C by increasing its magnetic field and option D none of these। ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके कर्वेचर का जो रेडियस है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाए, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया जाए, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए, या उसकी जो है वो वेलोसिटी को डिक्रीज किया जाए। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स पर ओवरकम करने में ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट रहेगी। तो बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी जो है हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवरकम करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कि कर्वेचर का जो रेडियस है वो इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सिंपली आप उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करें। तो दोबारा फिर से मैं आपको बता दूं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, जब मोमेंटम इंक्रीज होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो एज अ रिजल्ट जो है वो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। या दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस पर ओवरकम करने में ईजी रहेगा। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 3-4 फिनोमेना है, मैं आपको बता दूं कि कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसके रेडियस को इंक्रीज करने के लिए 2-3 चीज़ें जो है वो हेल्प आउट कर सकती हैं। एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दी जाए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, उससे आप उसका फार्मूला आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब ये है कि आप उसकी वेलोसिटी को जो है वहाँ से इंक्रीज करेंगे, ऑप्शंस में से वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज जब होगी तो स्पीड जो है वो ओवरकम करेगी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पर जैसे ही ओवरकम करेगी स्पीड तो वो जो पार्टिकल है वो उसका कर्वेचर से बाहर की तरफ निकलेगा, एज अ रिजल्ट रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज मैक्सिमम। ये कह रहा है कि दो कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्शन है दैट विल बी द मैक्सिमम व्हेन दे आर इन टचिंग, बी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, सी इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड नन ऑफ दिस। ये कह रहा है कि दोनों कॉइल्स जो हैं एक दूसरे टच में हो तो म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होता है। ऑप्शन बी ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ 45 डिग्री इंक्लाइंड हो, और ऑप्शन सी जो है 60 डिग्री इंक्लाइंड हो। और ऑप्शन डी ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी ना हो, उनका जो है म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम इनमें से किसी भी कंडीशन पर नहीं होगा। तो ये दो कॉइल्स जो हैं ये जब टच में हो या एक ही कोर पर वाइंडिंग की जाए या एक दूसरे के ऊपर ही वाइंड की जाए, यानी कि इनमें से इनका जो फ्लक्स है वो बिल्कुल भी आउट ना हो, मिस ना हो, एक कॉइल का जो फ्लक्स है वो टोटल का टोटल दूसरी के ऊपर इम्पैक्ट करे,
तो ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे को टच कर रही हों, तो पहली का जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल का टोटल जो है सेकंड को इंड्यूस करने में काम आए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो सकता है. सो वी कैन से दैट म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर टचिंग और दे आर बाउंडिंग ऑन ईच अदर. तो ये भी तरीकाकार है कि आप इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के ऊपर बाउंड कर दें, तो एज अ रिजल्ट जो है फ्लक्स जो है वो वेस्ट नहीं होगा, तो रिजल्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम हमारे पास हो जाएगा. देखते हैं, ये कह रहे हैं कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ बॉक्स शोज डिफ्लेक्शन. ये कह रहे हैं कि बॉक्स के करीब जो है कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करी है, और द बॉक्स डज नॉट कंटेन अ मैग्नेट. उस बॉक्स के अंदर कोई मैग्नेट भी नहीं है. अगर मैग्नेट भी नहीं है तो ये डिफ्लेक्शन जो है कंपास नीडल में आ रही है, ये क्यों आ रही है? तो बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है? इट कंटेन्स ऑप्शन ए एयर की वजह से हो रहा है, ऑप्शन बी पेंडुलम की वजह से, ऑप्शन सी करंट कैरिंग कंडक्शन एंड ऑप्शन डी जो है कॉर्क. तो यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन के बॉक्स के अंदर जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से सराउंडिंग में जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. उस मैग्नेटिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो बाहर पड़ी कंपास नीडल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है. एज अ रिजल्ट जो है वो बाहर की जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन कर रही है. सो ऑप्शन सी करंट पासिंग कंडक्टर इज प्लेस इन दैट बॉक्स इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज in this question he is asking that two opposite current carrying wires will be. ये कह रहा है कि दो opposite current carrying दो wires हैं, और एक में अगर मैं कहूँ कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो दूसरी में जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है. दोनों में करंट है लेकिन करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है. तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? बोथ वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. ऑप्शन बी बोथ वायर्स विल रिपेल ईच अदर. ऑप्शन सी दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो अगर दो जो हैं वो पैरेलल वायर्स हैं और एक दूसरे के करीब हैं और दोनों में जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माफ़ कीजिएगा. तो अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. सो ऑप्शन बी रिपेल ईच अदर इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज इज डिपेंडेंट ऑन. ये कह रहे हैं किसी मटेरियल को जो मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए परमेबिलिटी, ऑप्शन बी परमिटिविटी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक विस्कोसिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो ये बेसिकली जो होती है मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी है ये किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि मटेरियल की जो है वो एबिलिटी कितनी है अपनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए या उसको बनाने के लिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फॉर्म इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड. इसे हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं कि मटेरियल की जो है वो खुद की एबिलिटी कितनी है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म करने के लिए. तो इसी वजह से ही जो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो पाते हैं. So it depends upon the permeability. Option A is correct option. MCQ is पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन. ये कह रहा है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो किस पर एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन ए बोजान्स पर, ऑप्शन बी फर्मियान्स, ऑप्शन सी फोटान्स पर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. यानी कि इन सब पर जो है वो हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो ये जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है बेसिकली हाफ इंटीग्रल स्पिन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर एप्लीकेबल हो सकता है. तो उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है जिनका इंटीग्रल स्पिन जो है वो हाफ ना हो. तो यानी कि या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो वाले पार्टिकल्स जिनका जो स्पिन जो है वो इंटीजर हो तो उन पर भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. ये सिर्फ और सिर्फ हाफ इंटीजर स्पिन्स वाले पार्टिकल्स पर ही एप्लीकेबल होता है. तो इनमें से जो है हाफ इंटीग्रल स्पिन जो है वो फर्मियान ही है अकेला. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनमें से इन दिए गए ऑप्शन में से सिर्फ बी जो फर्मियान से इन पर ही एप्लीकेबल हो सकता है. बाकी बोजान्स या फोटान्स या इलेक्ट्रॉन्स जिनका स्पिन जो है इंटीजर होता है तो उन पर ही एप्लीकेबल नहीं होता. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन दैट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन फर्मियान बिकॉज फर्मियान इज अ हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल. नेक्स्ट MCQ इज फॉर बाउंड पार्टिकल्स द एनर्जी स्टेट्स आर गिवन एज. ये कह रहा है कि बाउंड पार्टिकल्स के लिए जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑप्शन ए कंटिन्यूस होती हैं, ऑप्शन बी डीजेनरेट होती हैं, ऑप्शन सी डिस्क्रीट होती हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होती हैं.
अच्छा, पहले तो ये समझा जाता था कि हमारे पास जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं बाउंड पार्टिकल्स के लिए भी, लेकिन बाद में ऐसा नहीं था। फर्दर जो है रिसर्च, जैसे बोहर ने हमारे पास रिसर्च की, तो वहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती हैं बाउंड पार्टिकल्स के लिए। सो ऑप्शन सी, दैट द एनर्जी स्टेट्स आर गिवन एज डिस्क्रीट फॉर बाउंड पार्टिकल्स, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, two photons are receding from each other, their relative velocity which will be given as, ये कह रहा है कि दो फोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। ऑप्शन ए सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, ऑप्शन बी 2c डबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होगी, ऑप्शन सी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होगी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अच्छा, फोटॉन्स बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। तो अगर ये कंसेप्ट हम लोग ये सोचें कि अगर दो फोटान हैं वो दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट में दो फोटान्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाले की स्पीड जो है वो भी जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और राइट वाले की जो स्पीड है वो भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो अगर हम लोग पर सेकंड देखें तो हम लोग ये मतलब ये कंसेप्ट बन सकता है कि शायद ये दोनों जो है ये एक दूसरे डबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग एक दूसरे से रिलेटिव करके देखेंगे तो लेफ्ट वाले की राइट वाले के साथ रिलेटिव जो है वो वेलोसिटी होगी वो सी ही होगी, और इससे कि राइट वाले की लेफ्ट वाले की रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू द सी ही होगी। तो ये कंसेप्ट जो है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ से मूव नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। बेशक दो फोटान स्पीड ऑफ लाइट के साथ दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी फिर भी सी से ज़्यादा नहीं होगी। सो ऑप्शन ए, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is, both in cuts off and saturation mode a transistor acts as a switch, option B linear amplifier, option C variable capacitor, option D none of these। ये कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ रीजन में और सैचुरेशन मोड में किसकी तरह बिहेव करता है, स्विच की तरह, लीनियर एम्पलीफायर की तरह, वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, या इनमें से कोई भी जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में बेसिकली ये एज अ स्विच जो है वो काम करता है। अगर कट ऑफ रीजन है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये जो है स्विच ऑन हो और स्विच ऑफ होगा, यानी कि जो है वो आप कह सकते हैं कि स्विच जो है वो बंद होगा। और अगर सैचुरेशन मोड है तो उसमें जो है करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो स्विच जो है वो ऑन होगा, तो सर्किट क्लोज होगा। तो सर्किट क्लोज या स्विच ऑन कह लें। तो दोनों सूरतों में ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच ही बिहेव कर रहा है, या स्विच ऑन या स्विच ऑफ में, या सर्किट क्लोज या सर्किट ऑन की पोजीशन में ही बिहेव कर रहा है। सो ऑप्शन ए स्विच जो है स्विच इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, इंडक्टेंस इज गिवन एज, ऑप्शन ए फ्लक्स पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन बी फ्लक्स पर यूनिट करंट, ऑप्शन सी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंडक्टेंस है उसको डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो ये फैराडे ने भी हमें डिफाइन किया था, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट करंट जो है वो इंडक्टेंस को डिफाइन करता है। सो ऑप्शन बी इंडक्टेंस इज गिवन एज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, energy gap of silicon atom is the distance between its valence band and, option A power band, option B conduction band, option C gain stability, and option D all of these। So energy gap of silicon atom is the distance between its valence band and conduction band। हमारे पास जो है वो मेनली दो बैंड होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। जो कंप्लीटली फील्ड बैंड होता है उसे हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो एम्प्टी बैंड होता है उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो ये दो ही हमारे पास बैंड होते हैं, और इनके दरमियान का जो गैप होता है उसे हम लोग एनर्जी गैप कहते हैं। इसी एनर्जी गैप पर जो है वो मटेरियल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, या इसी बेस पर हम लोग मटेरियल्स को जो है वो एनर्जी गैप की बेस पर ही मटेरियल्स को कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के तौर पर जज कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, आइसोबार्स आर न्यूक्लियाइड्स दैट हैव, आइसोबार्स कौन से टाइप के न्यूक्लियाइड्स होते हैं। ऑप्शन ए जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो, ऑप्शन बी सेम मास नंबर हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो एक तो हमारे पास होते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, और आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक जो है वो मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो।
So option A, same atomic mass but different, sorry, option B, same atomic mass but different atomic number is the correct option. Isobars are those nuclides who have same atomic mass but different atomic numbers. Is the dipole moment of a nucleus is, किसी न्यूक्लियस का जो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. अच्छा, डाइपोल मूवमेंट जो है उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं. डाइपोल मूवमेंट बेसिकली दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, और उनके बीच में बहुत ही छोटा डिस्टेंस, वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट हो विद अ वेरी स्मॉल लिटिल डिस्टेंस. तो अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो एक बहुत ही कम फासले से एक दूसरे से अलहदा हो तो वो एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करते हैं, या उन्हें आप एक डाइपोल कहते हैं. तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला है डाइपोल मूवमेंट को PD, तो वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये कह रहा है कि न्यूक्लियस का डाइपोल मूवमेंट क्या होगा. अब न्यूक्लियस में हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन होता है. तो इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? तो इनका डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से अलहदा नहीं होते, ये बल्कि ये टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इनके दरमियान में किसी किस्म का डिस्टेंस नहीं होता है. जबकि डाइपोल की डेफिनेशन में ही ये है कि टू अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय लिटिल डिस्टेंस क्रिएट्स अ डाइपोल. तो अगर डिस्टेंस इनके दरमियान में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में ना हो, और फिर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी नहीं है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस भी नहीं होता, ये एक दूसरे पर ओवर ले करते हैं. तो इसलिए जो है इनका डाइपोल मूवमेंट न्यूक्लियस का जो है वो हमेशा 0 होगा. इसे आप याद कर ले, MCQs को बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है. नेक्स्ट MCQs इज लिक्विड ड्रॉप न्यूक्लियस मॉडल इज नॉन एज. ये कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप न्यूक्लियस का जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो, उसे हम लोग फर्दर जो है वो क्या कह सकते हैं? इज नॉन एज. इसे मास एनर्जी रिलेशन भी कहा जा सकता है, ऑप्शन बी मास वेलोसिटी रिलेशन मॉडल भी कहा जा सकता है, या सेमी एम्पेरिकल मॉडल भी कहा जा सकता है, नन ऑफ दिस भी कहा जा सकता है. अच्छा, ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया था जो न्यूक्लियस को डिफाइन करने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया था, और ये काफ़ी हद तक जो है वो न्यूक्लियस को डिफाइन करने में हेल्प आउट भी था, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है वो नहीं था, हेल्प आउट नहीं रहा. तो इसको जो है फर्दर हम लोग मास एनर्जी रिलेशन में भी कह सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, मास वेलोसिटी मॉडल में भी नहीं. अच्छा, एक और भी चीज़ है कि न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट करने के लिए तब जिन्होंने ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया था, उन्होंने एक सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला दिया था, जिसकी बेस पर हम लोग न्यूक्लियस के मास को जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे. तो सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की बेस पर ही इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल को सेमी एम्पेरिकल मॉडल भी बाज़ जगहों पर कहा जाता है. और बाज़ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को जो है वो डिफाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. जैसे कि न्यूक्लियस जो है हैवी न्यूक्लियर जो लाइटर में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड ड्रॉप जो है वो भी इसी तरीके से अगर किसी पार्टिकल से या सरफेस से टकराता है तो फर्दर जो है वो स्मॉल ड्रॉप्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है. तो वहाँ से रिजेम्बलेंस ली थी, और इसके सेमी एम्पेरिकल मास फार्मूला की मदद से लिक्विड ड्रॉप न्यूक्लियस मॉडल को सेमी एम्पेरिकल मॉडल भी कहा जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. MCQs is the number of atoms per unit cell in FCC is फेस क्यूबिक सेंटर में. ये कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल वो कितने होंगे. तो ऑप्शन ए 2 एटम्स होंगे, ऑप्शन बी जो है वो 3 एटम्स होंगे, ऑप्शन सी 4 एटम्स होंगे, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो फेस क्यूबिक सेल में सेंटर में जो है हमारे पास एक यूनिट सेल में मिनिमम नंबर्स जो है टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे वो 4 होंगे. अगर हम लोग एक क्यूब देखें तो क्यूब के 4 कॉर्नर हैं, और अगर उसके सेंटर में हमारे पास एक पार्टिकल पड़ा हुआ है तो वहाँ पर उसके जो यूनिट सेल के जो एटम्स होंगे वो मिनिमम वो जो है वो टोटल 4 एटम्स होंगे. सो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस क्यूबिक सेंटर इज 4. नेक्स्ट MCQ is a solid with many small crystalline portions is called amorphous solid, option B crystalline solid, option B polycrystalline, and option D none of these. ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो है वो सॉलिड जिसके छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टलाइन पोर्शंस हैं, उस सॉलिड को क्या कहा जाएगा? अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन. तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली एग्रीगेट होता है छोटे छोटे स्मॉल टिनी जो है क्रिस्टलाइन पोर्शंस का ही. तो एक सॉलिड जो स्मॉल टिनी क्रिस्टलाइन पोर्शंस का जो एग्रीगेट हो उसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. और ये जो स्मॉल टिनी पोर्शन होता है इसे यूनिट सेल भी कहा जाता है. तो ये याद रखिएगा कि इस स्मॉल जो क्रिस्टलाइन पोर्शन है इसे यूनिट सेल कहा जाता है, और इन्हीं यूनिट सेल्स को कंबाइन करके इनका एग्रीगेट को ही आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. नेक्स्ट MCQ हमारा है कि कह रहा है कि एटम्स की जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है, कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स आर कॉल्ड
एटम्स की जो कलेक्टिव वाइब्रेशंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोनान्स, ऑप्शन बी फोटान्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एटम्स की जो कलेक्टिव वाइब्रेशंस है उन्हें फोटान्स कहा जाता है। फोटान्स तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में जो है जब एटम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी को जो रिलीज करता है इन द पैकेट ऑफ एनर्जी, उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटान कहते हैं। और इसी तरीके से एटम की जो म्यूचुअल वाइब्रेशंस होती हैं, जब एटम को सॉलिड में एक दूसरे टाइटली पैक और वाइब्रेट करें तो उनकी कलेक्टिव वाइब्रेशंस की सूरत में हमारे पास जो हीट एनर्जी रिलीज होती है बेसिकली उन्हें फोनान्स कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ एटम्स आर कॉल्ड फोनान्स। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास ये कह रहा है कि द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, ये कह रहा है कि वो वाला लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंडक्टर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी थर्मोकपल। तो ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसे कंडक्टर नहीं कहा जाता, कोई कंडक्टर सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रोड भी नहीं कहा जाता, थर्मोकपल भी नहीं। ऐसे लिक्विड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। हमारे लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे जो लेक्चर है जैसे ही अपलोड हो तो आपको जो है वो नोटिफाई हो सकें।